दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हम यूनिट 24 तक कर चुके हैं। इसके बाद का हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यूनिट 25 ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट, ऋण खातों के परिचालनात्मक पक्ष। तो ऋण खातों में आपके कौन कौन से बोरोवर रहते हैं? टाइप्स ऑफ बोरोवर। एन इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति, सोल प्रोप्राइटर फर्म, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट वेंचर में, एचयूएफ, कंपनीज, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ट्रस्ट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। गो थ्रू दीज फॉलोइंग टर्म्स इन डिटेल विद बुक। से गो थ्रू है, ये है आपका फंडेड एंड नॉन फंडेड क्रेडिट फैसिलिटीज और गैर वित्त पोषित क्रेडिट सुविधाएं। टर्म लोन, सावधि ऋण, डिमांड लोन, मांग ऋण। फंडेड एंड नॉन फंडेड क्रेडिट फैसिलिटी क्या होता है? निधि युक्त ऋण सुविधाओं में बैंक से उधारकर्ता को निधियों का वास्तविक अंतरण होता है, जबकि निधि रहित सुविधाओं में निधि का अंतरण नहीं होता है। बाद में घटना में निधि रहित सुविधा निधि आधारित सुविधा में बदल जाती है। नॉन फंडेड यानी कि एक में जिसको डिस्कस करना है और एक जिसमें डिस्कस नहीं करना है, वो अपनी सुविधा के अनुसार उसको बाद में निकाल सकता है। म्यादी ऋण, म्यादी ऋण वो होते हैं टर्म लोन। म्यादी ऋणों की अदायगी किस्तों में अनुग्रह या आस्थगित अवधि जहाँ से वो पश्चात होती है। और डिमांड लोन या मांग ऋण, मांग ऋण एक नियत अग्रिम या ऋण है जो मांग करने पर एक मुश्त अथवा किस्तों में देय है। तीसरा है बिल्स परचेज, खरीदे गए और बट्टाकृत बिल। खरीदे गए बिल का संबंध चेक और मांग बिल से है, जबकि बट्टाकृत बिल का संबंध मुद्दती यानी कि यूजेंस बिल से है। मुद्दती यानी कि यूजेंस बिल। बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड क्या है? वही जो बट्टाकृत बिल का संबंध मुद्दती बिल से, अर्थात मुद्दती बिल को, यूजेंस बिल को बट्टाकृत बिल कहते हैं। और बिल्स परचेज, खरीदे गए बिल का संबंध चेक और मांग से है। एंड यूज ऑफ फंड्स, निधियों का अंतिम उपयोग। बैंक की निधियों का उचित व अंतिम उपयोग, निधि प्रवाह की निगरानी बैंक का प्राथमिक दायित्व है। अतः बैंकों को ऐसी व्यवस्था बनाना बहुत आवश्यक होता है जिसमें वे सुनिश्चित कर सके कि कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट खाते से आहरण का उपयोग उसी समय के लिए किया जा रहा है जिसके लिए ऋण सुविधाएं मंजूर की गई हैं। कार्यशील पूंजी वित्त या वित्त का उपयोग अचल आस्तियों अधिग्रहित करने, शेयर, ऋण पत्र, म्यूचुअल फंड के यूनिट अधिग्रहित करने और पूंजी बाजार में अन्य निवेश के लिए नहीं होना चाहिए। प्राइमरी सिक्योरिटीज और कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटीज क्या होती हैं? प्रधान प्रतिभूति से तात्पर्य, यानी कि प्राइमरी सिक्योरिटी से तात्पर्य है कि बैंक के वित्त से अधिग्रहित की गई प्रतिभूति या जिसके समक्ष बैंक ने ऋण दिया है, यानी कि जिसको गिरवी रख के बैंक ने ऋण दिया है, वो प्रधान प्रतिभूति कहलाती है। और जो कोलेटरल होती है, कोलेटरल पार्श्विक प्रतिभूति वह अन्य प्रतिभूति है जो बैंक को आवश्यकता के समय अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि प्राइमरी सिक्योरिटी जिसको गिरवी रख के बिल दिया है, कोलेटरल सिक्योरिटी जो कि एक अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए दी जाती है। पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ गारंटर, गारंटीकर्ताओं की व्यक्तिगत प्रतिभूति। यह उधारकर्ता द्वारा देयों की अदायगी में चूक करने पर उनकी अदायगी के लिए अन्य पक्ष की गारंटी है। गारंटीकर्ता की व्यक्तिगत प्रतिभूति को केवल सक्षम न्यायालय द्वारा ही प्रवर्तित कराया जा सकता है, क्योंकि इसमें गारंटीकर्ता की आस्तियों पर भार सृजित नहीं किया जाता है। अगला है फिक्स्ड चार्जेज एंड फ्लोटिंग चार्जेज। फिक्स्ड चार्जेज में क्या होता है? नियत प्रभार में किसी विशिष्ट आस्ति पर बैंक के पक्ष में सृजित प्रभार है। प्रभार का सृजनकर्ता बैंक की विशिष्ट स्वीकृति के बिना उससे संबंधित कोई संव्यवहार नहीं कर सकता। और फ्लोटिंग चार्जेज में क्या होता है? फ्लोटिंग चार्जेज
परिवर्तनशील प्रभार वर्तमान और भविष्य की आस्तियों पर प्रभार है। जब धन देय हो जाता है और बैंक प्रतिभूति के परिवर्तन के लिए आवश्यक कदम उठाता है तो परिवर्तनशील प्रभार नियत प्रभार में बदल जाता है। जो फ्लोटिंग चार्जेज है, जब बैंक आवश्यक कदम उठाएगा तभी उसको फिक्स चार्जेज में बदला जाएगा। फिक्स चार्ज आपका नियत जो हमेशा एक जैसा रहेगा और फ्लोटिंग आपका परिवर्तनशील। अगला है मार्जिन। सामान्यतः बैंक किसी ऋण सुविधा के अंतर्गत उसको प्रभारित आस्ति के पूर्ण मूल्य के लिए वित्त उपलब्ध नहीं करा था। बैंक की जोखिम अवधारणा के अनुसार प्रभारित आस्ति के मूल्य में से एक उपयुक्त मार्जिन कम कर लिया जाता है। मार्जिन यानी कि जो सिक्योरिटी है जिसके अगेंस्ट में ऋण देना है उसमें से कुछ मार्जिन कम करके तब उसको दिया जाता है। अगला है प्रायोरिटी सेक्टर, प्राथमिकता क्षेत्र। प्राथमिकता क्षेत्र कौन से हैं? प्राथमिकता क्षेत्र हैं जैसे आगे आपके कृषि वित्त, सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों वित्त, आवास ऋण। आवास ऋण में आपके 20 लाख तक के हाउसिंग लोन। शहरी और ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों में 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए तक के आवास मरम्मत ऋण। और शैक्षिक ऋण, भारत में अध्ययन कर रहा है तो 4 लाख और विदेश में अध्ययन कर रहा है उसके लिए 20 लाख। निर्यात ऋण, घरेलू बैंकों द्वारा दिए गए निर्यात ऋण को प्राथमिक क्षेत्र के लिए पात्र नहीं माना जाता, लेकिन विदेशी बैंकों को निर्यात ऋण को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण माना जाता है। खादी और ग्राम उद्योग सेक्टर, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत छोटे उद्यमों को बैंक की उधारी 60% के उपलक्ष्य की गणना में शामिल किया जाता है। अब उसके बाद आता है रीफाइनेंस यानी कि पुनर्वित्त। पुनर्वित्त क्या होता है? तरलता की कमी के समय ऋण प्रबंधन में इस पक्ष का महत्व बहुत बढ़ जाता है। भारत का आयात निर्यात बैंक एक्सिम, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक नाबार्ड और लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी प्रमुख एजेंसियां हैं जो कतिपय श्रेणियों के अग्रिमों के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध कराती हैं। इसके लिए मानदंड तय है, तथापि बैंक द्वारा किसी ऋण के लिए पुनर्वित्त प्राप्त करने के बाद भी जोखिम बैंक की ही रहती है, इसलिए बैंक के ऋण देने के निर्णय पर इस पक्ष का कोई असर नहीं होता। अगला है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, ऋण जोखिम प्रबंधन। बैंकों के समक्ष जोखिमों में क्रेडिट जोखिम सबसे बड़ी जोखिम है। अतः इस जोखिम की पहचान, मापन और स्वीकार सीमाओं के अंतर्गत नियंत्रित रखने के लिए उचित नीतियां लागू की जानी चाहिए। क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म्स, ऋण एक्सपोजर मानदंड कौन कौन से हैं? बेहतर जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिम के संकेंद्रण से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर देश के व्यक्तिगत उधारकर्ता और उधारकर्ताओं के समूह को एक्सपोजर की सीमा तय करता है। इसके साथ ही बैंक किसी विशेष सेक्टर यथा स्टील, सीमेंट, विद्युत उत्पाद आदि को सकल वचनबद्धता की आंतरिक सीमा तय करते हैं। यह एक्सपोजर सीमा विभिन्न सेक्टरों के निष्पादन और उसमें निहित जोखिम की समझ के अनुसार तय करते हैं। क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म्स, बेस रेट सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, अग्रिमों पर आधार ब्याज दर की प्रणाली। BPLR प्रणाली के स्थान पर आधार दर बेस रेट प्रणाली आरंभ की गई है। बेस रेट आरंभ करने का उद्देश्य बैंक की उधारी दरों में पारदर्शिता बढ़ाना तथा मौद्रिक नीति के संचरण का बेहतर आकलन करना है। फिक्स्ड ऑब्लिक फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ऋणों की नियत ऑब्लिक परिवर्तनशील ब्याज दर। इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। बैंक अपने आस्ति देयता प्रबंधन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी प्रकार के ऋणों के लिए नियत या परिवर्तनशील ब्याज दर प्रस्तावित करने के लिए स्वतंत्र है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को अपने परिवर्तनशील ब्याज दर
ऋणों उत्पादों के मूल्य निर्धारण के लिए केवल बाहरी या बाजार आधारित रुपया बेंचमार्क ब्याज दर का उपयोग करना चाहिए। परिवर्तनशील दर की गणना की पद्धति वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी और काउंटर पक्षों की आपसी रूप से स्वीकार होनी चाहिए। बैंकों को अपने स्वयं के आंतरिक बेंचमार्क या किसी अन्य व्युत्पन्न से संबंध परिवर्तनशील ब्याज दर का प्रस्ताव नहीं करना चाहिए। फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, दंडात्मक ब्याज दर 10 अक्टूबर 2000 से बैंक को अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से दंडात्मक ब्याज दर की नीति बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। तथापि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋणों के उधारकर्ताओं से ₹2,500 तक के ऋण के लिए कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाएगा। दंडात्मक ब्याज दर अदायगी में चूक वित्तीय विवरण प्रदान न करने आदि कारणों के लिए लगाई जा सकती है। तथापि दंडात्मक ब्याज दर की नीति पारदर्शिता, औचित, ऋण की अदायगी के लिए प्रोत्साहन और ग्राहकों की वास्तविक कठिनाइयों का ध्यान रखने वाली होनी चाहिए। सिक्योरिटी प्रतिभूति, सिक्योरिटी आपकी विपणनीयता, मूल्य निर्धारण में आसानी, मूल्य की स्थिरता और हस्तांतरण की योग्यता, प्रतिभूति कीमत के अनुसार प्रतिभूति बंधक, गिरवी, दृष्टि बंधक, समनुदेशन या समंजन के रूप में ली जा सकती है। बंधक कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है रजिस्टर्ड बंधक और सामयिक बंधक। रजिस्टर्ड बंधक बंधककर्ता द्वारा हस्ताक्षरित बंधक विलेख नामक रजिस्टर्ड लिखत द्वारा किया जाता है। प्रतिभूति सृजित करने के इरादे से स्वत्व विलेख तथा स्वत्व के अन्य दस्तावेज देने या डिलीवर करने मात्र से सामयिक बंधक सृजित हो जाता है। दृष्टि बंधक में ना तो स्वत्व और ना ही कब्जा बैंक को अंतरित होता है, तथापि उधारकर्ता का माल पर भौतिक कब्जा बैंक के एजेंट या बैंक के ट्रस्टी के रूप में होता है। और समनुदेशन क्या चीज़ है? समनुदेशन में किसी व्यक्ति के वर्तमान या भविष्य के ऋण, अधिकार या संपत्ति किसी दूसरे के पक्ष को अंतरण है। बैंक समनुदेशन के तरीके से केवल वही ऋण या बीमा पॉलिसियों को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करना है। अर्थात समनुदेशन में क्या क्या स्वीकार किया जाता है? वही ऋण या बीमा पॉलिसी। और समंजन में क्या किया जाता है? समंजन ऋणदाता का विधिक अधिकार है, जिसमें वह ऋणी के खाते के डेबिट बैलेंस को पूर्णतः या अंशतः ऋणी के किसी अन्य खाते के क्रेडिट बैलेंस से समायोजित करता है। समंजन के अधिकार के लिए बैंक की समस्त शाखाओं को एक संस्था माना जाना है। समंजन के अधिकार का प्रयोग समय सीमा बाधित ऋणों के लिए भी किया जा सकता है। समनुदेशन में आपके बीमा पॉलिसी या अन्य वही ऋण आपके प्रतिभूति या सिक्योरिटी के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। और समंजन यानी कि सेटलमेंट, आपके और किसी अन्य खाते के क्रेडिट बैलेंस से जो अन्य खाते का डेबिट बैलेंस है उसको सेटल कर दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, माल के स्वामित्व के दस्तावेज। माल के स्वामित्व के दस्तावेज कौन कौन से हैं? लदाई बिल, रेलवे रसीद, ट्रांसपोर्टर की रसीद, डाक वारंट, वेयर हाउस रक्षक का प्रमाण पत्र, घाटपाल की रसीद आदि। बैंकर्स जनरल लीन। बैंकर्स जनरल लीन में क्या होता है? ऋणदाता बैंक को कानून के अंतर्गत सामान्य लीन प्राप्त है, जिसके अंतर्गत ऋणी द्वारा ऋणदाता के ऋण की अदायगी न करने पर वह प्रतिभूति माल को अपने पास रख सकता है, बशर्ते इसके विपरीत कोई स्पष्ट या अंतर्निहित करार न हो। लियन एक वैधानिक अधिकार है जिसके लिए अलग से करार किया जाना आवश्यक नहीं है। और इसके बाद है नेगेटिव लीन, नकारात्मक लीन। क्या चीज़ है? नकारात्मक लीन का संबंध उन वस्तुओं, प्रतिभूतियों आदि से होता है जो बैंक के कब्जे में ना हो। नकारात्मक लीन को कंपनी, रजिस्ट्रार या किसी अन्य प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं है। नकारात्मक लीन सामान्यतः उधारकर्ता द्वारा बैंक को दिया गया एक वचन है कि बैंक की पूर्व अनुमति के बिना वह अपनी चल और अचल संपत्तियों और अयाचित पूंजी सहित आस्तियों पर किसी प्रकार का भार सृजित नहीं करेगा। ये आपका नकारात्मक यानी कि नेगेटिव लीन हो गया।
अगला है रेस्ट्रिक्शन ऑन एडवांसेस, अग्रिमों पर प्रतिबंध। इसमें क्या होता है, ये बैंक के अपने शेयरों की प्रतिभूति पर अग्रिम बैंक के निदेशकों या जिन संस्थाओं में उसके निदेशकों के हित जुड़े हों को अग्रिम देने से संबंधित है। रेस्ट्रिक्शन है अपने बैंक के खुद के शेयर्स पे और निदेशकों को अग्रिम देना, एडवांस देना। रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास या वसूली, पुनर्वास तथा वसूली, रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी। अच्छी से अच्छी ऋण नीति, मूल्यांकन, डिलीवरी, नियंत्रण और निगरानी के बावजूद ऋण में चूक होना संभव है। इसका कारण कभी तो वास्तविक व्यापारिक कठिनाइयां हैं या जानबूझकर स्वैच्छिक ऋण नहीं चुकाना। पुनर्वास व्यवहार न होने या पुनर्वास प्रक्रिया में अपेक्षित परिणाम न मिलने पर और स्वैच्छिक चूककर्ताओं के मामले में बैंक वसूली की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। अगला है फेयर प्रैक्टिस कोड, उचित व्यवहार कोड। उचित व्यवहार कोड के बारे में दिशा निर्देश कौन कौन से हैं? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उधारी के लिए उचित व्यवहार संहिता पर जारी दिशा निर्देशों का देश के सभी बैंकों को अनिवार्य रूप से पालन करना है। क्या क्या दिशा निर्देश हैं इसमें? ऋण आवेदन और उसकी प्रोसेसिंग। अगला है ऋण मूल्यांकन और उसकी शर्त / निबंधन। अगला ऋण या संवितरण। अगला संवितरण के पश्चात पर्यवेक्षण। अगला लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव, वसूली में प्रताड़ना, खातों के अंतरण / अधिग्रहण आदि। ये सब दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऑपरेशनल प्रोसेस ऑफ लोन्स इन द बैंक्स, बैंकों के ऋणों का परिचालनात्मक प्रोसेस। पहला है रिसीप्ट ऑफ लोन एप्लीकेशन, ऋण आवेदन प्राप्ति। इसमें क्या है, बैंक के ऋण कार्य का प्रारंभ औपचारिक आवेदन मिलने के साथ होता है। यह अनुरोध बैंक के मानक फॉर्मेट होता है या पत्र के रूप में अनुरोध मिलने पर बैंक ऋण लेने के इच्छुक के मानक फॉर्म भलीभांति भरकर देने का आग्रह करता है। सामान्यतः सभी आवेदन ऋण आवेदन प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं, जिसका नाम अलग अलग बैंकों में अलग अलग हो सकता है। आवेदन के समर्थन के दस्तावेज आवेदन के साथ दिए जाते हैं और बैंक के संबंधित स्टाफ और रिलेशनशिप मैनेजर को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उधारकर्ता से बैंक की ऋण नीति के अनुसार दस्तावेज ले लिए गए हैं। अगला है असेसमेंट ऑफ वायबिलिटी एंड क्रेडिट वर्दनेस, व्यवहार्यता और ऋण लेने की पात्रता का मूल्यांकन। इसमें किन किन पैरामीटर पर विचार किया जाता है? इकाई के प्रबंधन / प्रवर्तकों का अनुभव, सक्षमता और उनका प्रोफाइल। अगला है उसकी समकक्ष इकाइयों की तुलना में इकाई का कामकाज। अगला वर्तमान उधारकर्ताओं यदि कोई हो के पास खाते का संचालन। अगला है प्रस्तावित इकाई की तकनीकी संभाव्यता। अगला उत्पादन के लिए निविष्टियों की उपलब्धता और प्रस्तावित कारोबार की वाणिज्यिक व्यवहार्यता। अगला यह देखने के लिए कि यूनिट की प्रगति स्वस्थ है, वित्तीय स्थिति मजबूत है, तरलता ठीक है तथा प्रवर्तकों का इकाई में समुचित हिस्सा है, अनुपात विश्लेषण। अगला इकाई की प्रस्तावित गारंटियां और संपार्श्विक प्रतिभूतियां। अगला इकाई की प्रस्तावित नकदी प्रवाह हासिल करने की क्षमता। अगला सिविल, भारतीय रिजर्व चूककर्ता सूची तथा अन्य बैंकों की क्रेडिट रिपोर्ट। अगला है स्थानिक प्रतिबंध, उस उद्योग के बारे में सरकार की नीति आदि। सैंक्शन यानी कि मंजूरी। सामान्यतः सभी बैंक अपने अधिकारियों की ऋण मंजूरी की शक्तियां सुपरिभाषित करते हैं। समक्ष अधिकारी द्वारा आवेदन की मंजूरी के बाद मंजूरी की विस्तृत शर्त और निबंधनों के साथ उसकी सूचना स्टाफ शाखा एक केंद्रीकृत लोकेशन को दी जाती है जो उसका संवितरण तथा खाते का पर्यवेक्षण करते हैं। अगला है डिसबर्समेंट यानी कि संवितरण की मंजूरी के बाद संबंधित शाखा / रिलेशनशिप प्रबंधक आवेदक को मंजूरी की शर्त और निबंधन सूचित करते हैं और उनकी स्वीकृति
प्राप्त करते हैं तथा यूनिट की आस्तियों पर बैंक के प्रवाह संबंधित प्राधिकारियों तथा कंपनियों के रजिस्ट्रार, सड़क परिवहन प्राधिकार, बीमा कंपनी, भू रिकॉर्ड प्राधिकारियों आदि के पास नोट कराया जाता है। इन औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद ऋण जारी होता है। कुछ बैंकों में अपेक्षित है कि शाखा प्रबंधक एक निर्धारित अंतराल पर अपने नियंत्रक कार्यालयों, क्षेत्रीय या अंचलीय कार्यालयों को यह पुष्टि करते हैं कि उस अवधि में संवितरित सभी ऋण आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही संवितरित किए गए हैं। अगला है मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, निगरानी और पर्यवेक्षण। सभी बैंकों में अपने ऋणों की निगरानी और पर्यवेक्षण की अपनी प्रणाली और प्रक्रिया है। बैंकों द्वारा ऋण की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए सामान्यतः निम्न प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। कौन कौन सी? निरीक्षण और खाते के संचालन की आवधिक समीक्षा। अगला है रिव्यू ऑफ द कंडक्ट ऑफ द अकाउंट। हर बैंक को प्रतिवर्ष अपने ऋण खातों का रिव्यू करना चाहिए। अगला है रिन्यूअल ऑफ एडवांसेस, अग्रिमों का नवीकरण। इसमें क्या है, लंबे समय में किस्तों में अदा किए जाने वाले ऋणों का नवीकरण आवश्यक नहीं है, तथापि कार्यशील पूंजी ऋण सामान्यतः 1 वर्ष के लिए दिए जाते हैं और उधारकर्ता यदि उनको इसके बाद जारी रखना चाहे तो उनका नवीकरण किया जाता है। ऋण सीमा का नवीकरण उसी स्तर पर उसे बढ़ाकर या घटाकर किया जाता है जो बहुत से कारकों तथा यूनिट की आवश्यकता, उसकी वित्तीय स्थिति, बैंक के जोखिम आकलन आदि पर निर्भर है। नवीकरण का एक अन्य उद्देश्य जोखिम आकलन और ब्याज दर पुनः तय करना है। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन एडवांस अगेंस्ट गुड्स एंड वेयरहाउस। दोस्तों, इससे पहले एक चीज़ और, कार्यशील पूंजी का आकलन ऑब्लिक ऋण निगरानी व्यवस्था CMA फॉर्मेट, और CMA डाटा तय करते हैं उसमें क्या करते हैं, इसमें बैंकिंग प्रणाली ऑब्लिक वित्तीय संस्थाओं से मौजूदा लिमिट के विवरण और इसमें परिचालन विवरण फॉर्म 2 में, और फॉर्म 3 में तुलन पत्र का विश्लेषण खंड, तुलन पत्र स्प्रेडशीट विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक अनुपात। फॉर्म 4 में चालू आस्तियों और चालू देयताओं को तुलनात्मक विवरण। फॉर्म 5 में कार्यशील पूंजी के लिए अधिकतम अनुमान बैंक वित्त का आकलन। फॉर्म 6 में निधि प्रवाह विवरण। 6 में आपके 2 पार्ट होते हैं, A और B। प्रमुख वित्तीय संकेतकों का फॉर्मेट A और B में अतिरिक्त सूचनावली डाटा का फॉर्मेट। इसके बाद आता है ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन एडवांसेस अगेंस्ट गुड एंड वेयरहाउस रिसीप्ट। माल तथा नमूना परिचालन निर्देश, माल तथा वेयरहाउस रसीदों के समक्ष अग्रिम। इसमें पहला क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेज। जब गिरवी द्वारा प्रभार हो, समस्त दस्तावेजों के अतिरिक्त गिरवी पत्र लिया जाए। मार्जिन में क्या है, माल के स्टॉक पर 25% से 30% मार्जिन रखा जाता है, 25% से 30% मार्जिन। अगला है वैल्यूएशन, मूल्यांकन में क्या है, माल के समक्ष अग्रिम के लिए मार्जिन की गणना लागत या बाजार मूल्य अथवा इनवॉइस मूल्य और बाजार मूल्य आधार दोनों में से जो कम है पर की जाए। मूल्यांकन अनुदार तरीके से किया जाए ताकि कीमत में थोड़े भी उतार चढ़ाव के कारण बार बार मूल्यांकन करने की आवश्यकता न हो। मार्केटेबिलिटी यानी कि विपणीयता, किसी माल का टर्नओवर उसकी विपणनीयता का भरोसेमंद संकेतक है। टर्नओवर का आकलन केवल लेजर खाता देखकर ही नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें केवल वित्तीय टर्नओवर ही होता है। इसके लिए अग्रिम के आकार की तुलना में प्राप्तियों का मूल्य और माल की डिलीवरी भी देखना चाहिए। अगला है गोदाम बोर्ड, उस परिसर, बाड़े या बाड़े के प्रवेश द्वार के जहां बैंक को गिरवी ऑब्लिक दृष्टिबंधक माल रखा हो, उस स्थान पर जहां सबकी दृष्टि पड़े। गोदाम के मुख्य प्रवेश पर माल बैंक के कब्जे में या माल बैंक को गिरवी ऑब्लिक दृष्टिबंधक का स्पष्ट बोर्ड प्रदर्शित किया जाए। अगला है इंश्योरेंस यानी कि बीमा। बैंक को गिरवी ऑब्लिक दृष्टिबंधक माल का आग और चोरी की जोखिम का पूरे मूल्य का बीमा होना चाहिए।
आवश्यकता होने पर दंगे या अन्य जोखिम जैसे आपातकाल और युद्ध जोखिम का भी बीमा करवाया जाए। अगला है गोडाउन्स इन प्लेज अकाउंट। गिरवी खाते में गोदाम। गिरवी किसी ऋण की अदायगी या वचन की पूर्ति के लिए माल की प्रतिपूर्ति के रूप में उपनिधान है। अतः जिस गोदाम में गिरवी माल रखा गया हो उस पर खास ध्यान देना आवश्यक है ताकि बैंक को गिरवी रखे गए माल की क्षति या क्षरण से बचाया जा सके। और गोदाम शाखा की म्यूनिसिपल या पंचायती सीमा में होना चाहिए जिससे बैंक अधिकारी आसानी से नियमित और औचक निरीक्षण कर सकें। गोदाम प्रथम श्रेणी का होना चाहिए, मजबूती से बना, रिसाव मुक्त तथा मजबूत दरवाजे होने चाहिए। जब माल किसी फैक्ट्री ओब्लिक मिल के गोदाम ओब्लिक कंपाउंड में रखा हो और गोदाम या कंपाउंड तक कोई सीधा प्रवेश ना हो तो संबंधित फैक्ट्री या मिल के प्रबंधक से इस आशय का पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए कि बैंक ओब्लिक गोदाम ओब्लिक कंपाउंड में प्रवेश का अधिकार है। और जब गोदाम कंपाउंड उधारकर्ता के स्वामित्व ना हो तो पत्र में सीधा लिखा होना चाहिए कि गोदाम या कंपाउंड से पट्टाकर्ता के रूप में किराए के सिवाय गोदाम या कंपाउंड में रखे माल में उसका कोई हित नहीं है। अगला है प्लेजिंग ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक गिरवी रखना। इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन है आपके। स्टोरेज आदेश पर उधारकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर है यह चेक करना चाहिए। गिरवी वही वस्तुएं रखी गई हैं जिनके समक्ष उसको अग्रिम स्वीकृत किया गया है। जहां भी लागू हो स्टोरेज आदेश के साथ इनवॉइस लगाई जाए और माल या मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो कम हो अथवा इनवॉइस मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो के आधार पर किया जाए। प्राप्त माल की मात्रा और गुणवत्ता स्टोरेज आदेश के अनुसार होना चाहिए। स्टोरेज ऑफ गुड्स प्लेस्ड इन द गोडाउन्स वेयर गुड्स नॉट प्लेस्ड आर आल्सो स्टोर्ड। उस गोदाम में गिरवी माल रखना जहां बिना गिरवी का माल भी रखा हो। इस मामले में क्या करना है, गिरवी रखने वाले और उपनीति के रूप में माल का कब्जा, अभिरक्षा और नियंत्रण लेने से बैंक के ऊपर कुछ कानूनी जिम्मेदारी और दायित्व आते हैं। विशेष मामलों में जहां गिरवी माल के साथ बिना गिरवी माल रखा हो यह देख लिया जाए कि संबंधित पक्ष से इस आशय का पत्र लिया जाए कि इस प्रकार रखे गए माल के प्रति बैंक का कोई दायित्व नहीं होगा और उसमें होने वाली हानि की कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी। बिना गिरवी रखे माल का भी पूरी कीमत का बीमा हो। गिरवी रखे माल से बिना गिरवी माल अलग रखा जाए और शाखा की बहियों में उसके भंडारण और डिलीवरी का रिकॉर्ड रखा जाए। डिलीवरी ऑफ स्टॉक प्लेस्ड। गिरवी रखे माल की डिलीवरी। इसमें क्या है, उधारकर्ता को बैंक से गिरवी रखे माल की डिलीवरी के लिए लिखित अनुरोध करना चाहिए। खुले रखे माल की आंशिक डिलीवरी अनुमति नहीं की जाए। गोदाम कीपर या अन्य कर्मचारी जिसे यह कार्य सौंपा जाए इस तथ्य से संतुष्ट होगा कि उधारकर्ता ने अपने कैश क्रेडिट खाते में पर्याप्त राशि जमा कर दी है। खासकर जिन खातों में टर्नओवर ठीक ना हो, डिलीवरी केवल कुछ सीमित आइटमों की नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पार्टी धीरे धीरे आसानी से विपणनीय चुने आइटम निकाल ले और बैंक के पास अविपणनीय माल रह जाए। जहां पुराना स्टॉक पड़ा हो वहां शाखा को पुराने स्टॉक की डिलीवरी लेने का भी आग्रह करना चाहिए। सबमिशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट इन हाइपोथेकेशन अकाउंट। दृष्टिबंधक खातों में स्टॉक विवरण प्रस्तुत करना। दृष्टिबंधक खातों में मंजूरी की शर्तों के अनुरूप प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति पखवार या प्रति माह अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित दृष्टिबंधक माल का विवरण नियमित रूप से बैंक को देना अपेक्षित होता है। गुड्स हाइपोथेकेटेड इन द गोडाउन वेयर गुड्स नॉट हाइपोथेकेटेड आर आल्सो लीइंग। उस गोडाउन में दृष्टिबंधक माल रखना जहां बिना दृष्टिबंधक माल भी रखा हो। जिस गोदाम में बैंक को दृष्टिबंधित माल रखा गया हो उसमें बैंक का दृष्टिबंधित न किया गया माल रखा जाना उचित नहीं होगा। यह सावधानी इसलिए भी आवश्यक है कि गोदाम में बीमित और बिना बीमित माल एक साथ रखे जाने पर औसत खंड लागू किया जाएगा और बैंक के हितों के प्रतिकूल हो। यदि बीमा का माल
यदि बिना बीमा का माल खतरनाक प्रकृति का हो, जिसके लिए बीमा कंपनी बीमा करती ना हो या अधिक प्रीमियम लेकर करती हो, तो इस तरह का हो जिसमें बीमित माल के बीमा की वारंटी खराब होती हो, तो बीमा के अंतर्गत दावा खारिज होने का खतरा बना रहे। स्टॉक का निरीक्षण करते समय जिस गोदाम में गिरवी या दृष्टिबंधक माल रखा हो, उसमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। माल पर उधारकर्ता का स्वामित्व, स्टॉक सही होना चाहिए, स्टॉक का सत्यापन और गोदाम की उपयुक्तता, साइन बोर्ड प्रदर्शित होना, बैंक के ताले, अग्रिम की शर्त, बैंक की शर्तों का पालन और मूल्यांकन, और दृष्टिबंधक खाते में विशेष सावधानी। इसके बाद आता है स्टाफ अकाउंटेबिलिटी, बैंक कर्मचारियों की जिम्मेदारी। दृष्टिबंधक और गिरवी दोनों प्रकार के माल का आवधिक निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत न किया जाना बैंक की ओर से गंभीर चूक है। निरीक्षक की जिम्मेदारी है कि उसके द्वारा निरीक्षित और बैंक की प्रतिभूति के रूप में उपलब्ध स्टॉक की गुणवत्ता और सही मात्रा, निरीक्षण के दौरान अनियमितताओं का पता करना ताकि समय पर अनुवर्ती कार्रवाई आरंभ की जा सके। अगर आए चार्जेज फॉर इंस्पेक्शन ऑफ गोडाउन्स, एसेट्स ऑब्लिक सिक्योरिटी एटसेट्रा, गोदाम ऑब्लिक आस्ती ऑब्लिक प्रतिभूति आदि के निरीक्षण का शुल्क। प्रति माह माल के समक्ष अग्रिमों के सभी खातों में निरीक्षण शुल्क के सहित गोदाम शुल्क वसूला जाए और सामान्य शुल्क खाते में जमा किए जाए। गोडाउन चार्जेज शुल्क। गोडाउन इंस्पेक्शन में कौन कौन से चार्जेज देखने होते हैं। निरीक्षण शुल्क, गोदाम भंडारण या डिलीवरी शुल्क और गोदाम कीपर का वेतन। अगला आता है गोदाम चार्जेज यानी गोदाम शुल्क। प्रति माह माल के समक्ष दिए अग्रिम खातों में निरीक्षण शुल्क सहित गोदाम शुल्क उधारकर्ताओं से लेकर सामान्य शुल्क खाते में जमा किए जाए। वसूल किए जाने वाली राशि शाखा से गोदाम की दूरी, भंडारण व डिलीवरी की आवृत्ति जैसे कारकों पर निर्भर होती है। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, चयनित साख नियंत्रण। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत वह वाणिज्यिक बैंकों को उनके अग्रिम कारोबार के बारे में निर्देश देकर प्रतिबंधात्मक उपाय करता है। इन उपायों के सम्मिलित प्रमुख वस्तुओं में गेहूं, धान, चावल, विभिन्न तिलहन तथा मूंगफली, सरसों, रेपसीड, बिनौला, अलसी, अरंडी, उनके तेल तथा वनस्पति, सभी आयातित तिलहन और तेहा, चीनी, गुड़ और खांडसारी, कॉटन व कपास शामिल हैं। एडवांस अगेंस्ट वेयर हाउस रिसीप्ट। वेयर हाउस रिसीप्ट के समक्ष अग्रिम केंद्रीय और राज्य सरकार के वेयर हाउसों द्वारा जारी वेयर हाउस रसीदों के समक्ष अग्रिम प्रदान किया जा सकता है। तथापि इस प्रकार के वेयर हाउस रखने वाली प्राइवेट एजेंसियों द्वारा जारी वेयर हाउस रसीदें उस समय तक स्वीकार न की जाएं जब तक वे प्राइवेट एजेंसियां बैंक के प्रधान कार्यालय से अनुमोदित न हो। इन अग्रिमों पर मार्जिन वेयर हाउस रसीद की जिनसों पर लिए जाने वाले मार्जिन के अनुसार होगा। चयनित साख नियंत्रण के अधीन न आने वाले माल के भंडारण संबंधी वेयर हाउस रसीद के समक्ष अग्रिम पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होंगे। सामान्य दस्तावेजों के अलावा गिरवी करार भी शामिल किया जाए। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ फ्यू कॉमन प्रोडक्ट्स। कॉमन प्रोडक्ट्स के अंतर्गत क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आपके। एस्पेक्ट्स, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स। पहला है गोल्ड लोन, आभूषण ऋण। मस्ट बी कवर्ड अंडर पॉलिसी फ्रेम्ड बाय बैंक्स बोर्ड। बैंक के बोर्ड द्वारा बनाई गई पॉलिसी के तहत कवर किया जाना चाहिए। प्रोहिबिटेड फ्रॉम ग्रांटिंग एनी एडवांस अगेंस्ट बुलियन ओब्लिक प्राइमरी गोल्ड। सराफा ओब्लिक प्राथमिक सोने के खिलाफ कोई अग्रिम देने से निषिद्ध है। बुलियन या प्राइमरी गोल्ड वो होता है जैसे कि आपके बिस्किट हुई, ईंटें हुई, ये 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है उसके अगेंस्ट में गोल्ड लोन नहीं देना है, सिर्फ आभूषण पे दिया जाना है। जो ऑफ द फंड्स टू बी इंश्योर्ड, निधियों का उपयोग सुनिश्चित करना। ओनरशिप ऑफ द ऑर्नामेंट टू बी इंश्योर्ड, सुनिश्चित किए जाने वाले गहनों का स्वामित्व। वैल्यूएशन ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स टू बी डन, सोने के गहने का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रेफर्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, हॉलमार्क वाली ज्वेलरी को प्राथमिकता दें। पर्पज ऑफ लोन कैन बी
फॉर बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर पर्पज। ऋण का उद्देश्य कृषि और गैर कृषि दोनों के उद्देश्य के लिए हो सकता है। लोन ऑफ वैल्यू LTV टू बी मेंटेन मैक्सिमम 75% ऑफ वैल्यू ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। लोन टू वैल्यू अर्थात LTV, लोन टू वैल्यू LTV को बनाए रखा जाए और गहनों सोने के गहनों का अधिकतम कितना देना है 75%, कभी कभी 70% करते हैं, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, चेंज होता रहता है। अगला है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन शुड बी विद इन बोर्ड अप्रूव्ड लिमिट। ऋण की अधिकतम राशि बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा के भीतर होनी चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा का रिकॉर्ड। कस्टडी ऑफ ऑर्नामेंट, गहनों की कस्टडी। रिपेमेंट शुड नॉट बी मोर देन 12 मंथ अदर देन एग्रीकल्चर। कृषि के अलावा जो इनका रिपेमेंट पीरियड है वो 12 महीने या 1 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। रिटर्न ऑफ ऑर्नामेंट ऑफ रिपेमेंट, पुनर्भुगतान पर आभूषणों की वापसी। रिटर्न ऑफ ऑर्नामेंट ऑन रिपेमेंट, पुनर्भुगतान पर आभूषणों की वापसी। डिलीवरी टू थर्ड पार्टी शुड बी बाय ए लेटर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द बायर। तीसरे पक्ष को डिलीवरी खरीदार के अधिकार पत्र पर होनी चाहिए। डिफॉल्ट इज टू बी इन्फॉर्म टू बोरोवर डेट द ऑर्नामेंट वुड बी ऑक्शन। डिफॉल्ट को उधारकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए कि गहने नीलाम किए जाएंगे। शुड बी इंश्योर्ड फॉर द अप्रूव्ड वैल्यू, अनुमोदित मूल्य के लिए बीमा किया जाना चाहिए। सरप्राइज वेरिफिकेशन ऑफ द पॉकेट्स टू बी कैरिड आउट, और जो पैकेट्स जो बनाए जाते हैं गोल्ड ऑर्नामेंट्स के, उनका सरप्राइज वेरिफिकेशन होना चाहिए। एजुकेशन लोन में क्या क्या ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स है। पहला है सर्विस एरिया नॉर्म्स, सेवा क्षेत्र के मानदंड। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पात्रता मानदंड। स्टूडेंट एलिजिबिलिटी, छात्र की पात्रता। एक्सपेंस कंसीडर्ड फॉर लोन, ऋण के लिए व्यय पर विचार। क्वांटम ऑफ फाइनेंस, वित्त की मात्रा। मार्जिन सिक्योरिटी, मार्जिन की सुरक्षा। डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेज। सैंक्शन यानी कि मंजूरी। डिस्बर्समेंट और यानी कि संवितरण। रिपेमेंट यानी कि अदायगी। फॉलोअप यानी कि उसको फॉलोअप करना। प्रोसेसिंग चार्जेज, प्रसंस्करण शुल्क। और कैपेबिलिटी सर्टिफिकेट, क्षमता प्रमाण पत्र। होम लोन्स में क्या है, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन। एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता। लोन टू वैल्यू, LTV रेशियो यानी कि कितना मार्जिन रखना है, जिस तरह के गोल्ड लोन में दिया था 75% ही देना है इस तरह से। इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर। सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, बीमा। डिसवर्सल फॉर परचेज ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ऑब्लिक बिल्ट अप प्रॉपर्टी। संवितरण, निर्माण संपत्ति की खरीद के लिए ऑब्लिक निर्मित संपत्ति। और डिसवर्सल फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण के लिए संवितरण। रिपेमेंट यानी कि अदायगी। नो फॉर क्लोजर चार्जेज ऑब्लिक रिपेमेंट पेनल्टी फॉर फ्लोटिंग रेट इंडिविजुअल बोरोवर्स। फ्लोटिंग रेट व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए कोई फौजदारी शुल्क ऑब्लिक पूर्व भुगतान जुर्माना नहीं होना चाहिए। अगला आता है व्हीकल लोन्स। व्हीकल लोन में क्या क्या है। पर्पज ऑफ ऑटो लोन, न्यू ऑब्लिक यूज्ड कार ऑब्लिक MUVs ऑब्लिक SUVs ऑब्लिक 2 व्हीलर्स। ऑटो लोन का उद्देश्य क्या है, नई कार लेना है, यूज कार लेना है, MUV कार लेना है, SUV लेना है या 2 व्हीलर लेना है। एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। लोन टेन्योर यानी कि ऋण की अवधि। लोन टू वैल्यू रेशियो, वही जो कितना मार्जिन रख के कितना देना। इंटरेस्ट रेट ऑफ फिक्स्ड फ्लोटिंग रेट, ब्याज दर फिक्स्ड या फ्लोटिंग कैसे रखना है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की ब्याज दर की कैलकुलेशन। पैनल इंटरेस्ट, दंडात्मक इंटरेस्ट। बाउंस चेक ऑब्लिक CS ऑफ SI डिसऑनर, ये भी देखना होता है। इंटीमेशन ऑफ चार्जेज इन बेस रेट, बेस रेट में बदलाव की सूचना। रिपेमेंट यानी अदायगी। सिक्योरिटी, सुरक्षा। इंश्योरेंस, रिपेमेंट ऑफ पेनल्टी इज वेव्ड, पूर्व भुगतान जुर्माना माफ किया गया है। इंस्पेक्शन, निरीक्षण। फीड एंड चार्जेज, शुल्क और फीस एंड चार्जेज। और डिस्बर्समेंट यानी कि संवितरण। अपार्ट फ्रॉम द अबव ऑल द लोन्स सैंक्शन
मस्ट कंप्लाई विद KYC प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑफ KYC। उपरोक्त के अलावा सभी ऋणों की मंजूरी का पालन करना चाहिए। उचित KYC सत्यापन करना चाहिए। सिविल डिस्क्लोजर बोरोवर शुड एग्री एंड गिव कंसेंट फॉर डिस्क्लोजर बाय द बैंक। सिविल प्रकटीकरण उधारकर्ता सहमत होना चाहिए और बैंक द्वारा प्रकटीकरण के लिए सहमति देनी चाहिए। डिफ़ॉल्ट इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट द बोरोवर मस्ट बी सेंट विद रिमाइंडर्स थ्रू पोस्ट, फैक्स, ईमेल, SMS। डिफ़ॉल्ट के मामले में उधारकर्ता को पोस्ट, फैक्स, ईमेल, SMS के माध्यम से अनुस्मारक के साथ भेजा जाना चाहिए। टाइम टेकन फॉर डिस्पोजल ऑफ एलोकेशन शुड बी डिस्पोज्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। आवंटन के निपटान के लिए लिया गया समय निर्धारित समय के भीतर निपटाया जाना चाहिए। अगला है यूनिट 26 ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ CBS एनवायरनमेंट। CBS वातावरण में प्रक्रियात्मक पहलू। बैंकिंग सॉल्यूशन CBS। कोर बैंकिंग इज द integrative approach that efficiently unites different banking system is selling their products and services with the aid of information technology. Unison of different banking system facilities to open up the market, thus ideally increase to the opportunity for banks to acquire more customers and a better customer retention. कोर बैंकिंग एक एकीकृत दृष्टिकोण है जो कुशलतापूर्वक सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने उत्पादों और सेवाओं को बेचने में विभिन्न बैंकिंग प्रणालियों को एकजुट करता है। अलग अलग बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करने से बाजार खुलने की सुविधा मिलती है, जिसमें आदर्श रूप से बैंकों को core banking solution CBS is the process which is completed in a centralized environment, that is core banking solution, under which the information related to the customer's account, that is financial dealings, profession, income, family members, etc. are dealt with. This information are stored in the central server of the bank that is available to all the networked branches instead of branch server. The word core is core banking solution stand for centralized online real time environment. कोर बैंकिंग सॉल्यूशन CBS एक प्रक्रिया है जो एक केंद्रीकृत वातावरण में पूरा होता है, और यानी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जिसके तहत ग्राहक के खाते से संबंधित जानकारी अर्थात वित्तीय व्यवहार, उसके पैसे, आय, परिवार के सदस्यों आदि के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है। इन सूचनाओं को बैंक के सेंट्रल सर्वर में संग्रहित किया जाता है, जो शाखा सर्वर के बजाय सभी नेटवर्क वाली शाखाओं से संबंधित है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में कोर शब्द केंद्रीकृत ऑनलाइन रियल टाइम पर्यावरण के लिए है। रियल टाइम एनवायरनमेंट CBS is networking or branches which enable customers to operate their accounts and avail banking services from bank on CBS network regardless of where they maintain their account. Thus CBS is a step toward enhancing customer convenience through anywhere and anytime banking. CBS शाखाओं का एक नेटवर्क है जो ग्राहकों को अपने खाते संचालित करने और CBS नेटवर्क पर बैंक से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है, भले ही वे अपना खाता बनाए रखें। इस प्रकार CBS एनीवेयर एंड एनी टाइम बैंकिंग के माध्यम से सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। नीड फॉर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग समाधान की आवश्यकता। इम्प्रूव ऑपरेशनल इफिशियंसी, रिड्यूस कॉस्ट ऑपरेशन। परिचालन दक्षता में सुधार और संचालन की लागत को कम करना। इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, ग्राहक सेवा में सुधार करना। कंप्लाई विद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML और नो योर कस्टमर KYC रिक्वायरमेंट। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML और नो योर कस्टमर KYC आवश्यकताओं का अनुपालन करने में। इंटीग्रेट विद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के साथ एकीकरण। बेनिफिट ऑफ CBS के लाभ क्या क्या हैं?
एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग ऑनलाइन मीडियम, एनी टाइम कभी और कहीं भी बैंकिंग ऑनलाइन माध्यम से या एसएमएस माध्यम से। स्टैंडर्डाइज्ड कॉमा सिंपल एंड ऑटोमेटेड प्रोसेस, मानकीकृत कॉमा सरल और स्वचालित प्रक्रियाएं। इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड टू कस्टमर, ग्राहक को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि। टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, प्रबंधन निर्णय लेने की समय और सटीक जानकारी। Strong audit and internal control bring down the cost of transaction and thereby improving operational efficiency. मजबूत ऑडिट और आंतरिक नियंत्रण लेनदेन की लागत को कम करते हैं और इस तरह परिचालन क्षमता में सुधार करते हैं। Paving way for new value added services, thereby generating additional revenue for the department. नए मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करना, जिससे विभाग के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सीबीएस के क्या क्या उद्देश्य हैं? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर्स, ग्राहक की संख्या को बढ़ाने के लिए। टू प्रोवाइड मल्टीपल डिलीवरी चैनल्स लाइक इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, देयर बाय बैंकिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज टू द डोर स्टॉप ऑफ द कस्टमर। इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग एटीएम जैसे कई वितरण चैनल प्रदान करने के लिए, जिससे ग्राहकों के दरवाजे तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच हो सके। टू इनेबल फास्टर मनी फंड ट्रांसफर टू रीच आउट टू मोर कस्टमर, अधिक ग्राहकों तक पहुंचने के लिए तेजी से धन निधि हस्तांतरण को सक्षम करना। टू बिकम वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की वित्तीय समावेशन पहलों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बना। 27 बैक ऑफिस ऑपरेशंस ऑब्लिक हैंडलिंग और ऑफ अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज इन बैंक्स, बैंक ऑफिस के कार्य बैंकों में मिलान न हुई प्रविष्टियों का निपटान। परफॉर्म्ड बाय द बैंक ऑफिस, बैंक ऑफिस द्वारा फंक्शंस क्या क्या किए जाते हैं? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ट्रांजेक्शन प्रोसेस, मेंटेन एंड जनरल लेजर एंड अदर बुक ऑफ अकाउंट्स। ट्रांजेक्शन प्रोसेस जनरल लेजर का रखरखाव और अकाउंट की अन्य बुक। डिपॉजिट्स, कैलकुलेशन एंड पोस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट सर्विस चार्जेज, जमा में ब्याज की गणना और पोस्टिंग और सेवा शुल्क। लोन्स में क्या क्या होता है? प्रोसेसिंग एंड टू एंड लोन ओरिजिनेशंस, कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई, कैलकुलेशन पोस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट, पैनल इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस, कमीशन, चार्ज, रिस्क मैनेजमेंट। ऋण में आपके अंत से अंत ऋण उत्पत्ति, ईएमआई की गणना, ब्याज की गणना और पोस्टिंग, दंड ब्याज, प्रसंस्करण, शुल्क, कमीशन, शुल्क जोखिम प्रबंधन। रेगुलेटरी कंप्लायंस में क्या क्या होता है? आइडेंटिफाई केवाईसी गैप्स, कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। विनियामक अनुपालन में केवाईसी अंतराल, ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली की पहचान करना। ई बैंकिंग में हैंडलिंग ट्रांजेक्शन थ्रू इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम्स। इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग या एटीएम के माध्यम से लेन देनों को संभालना। अदर फंक्शन, अन्य कार्य में क्या क्या है? क्लियरिंग, समाशोधन, कलेक्शन, संग्रहण और रेमिटेंस यानी कि प्रेषण। रिकंसिलिएशन फंक्शन इन बैंक्स, बैंकों में सुलह कार्य। ए रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स फॉर पेमेंट इन्वॉल्विंग इंटरमीडिएटरीज, बिचौलियों से जुड़े भुगतानों के लिए खातों का पुनर्गठन। रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स फॉर विच करस्पोंडेंट बैंक्स, संवाददाता बैंकों यानी करस्पोंडेंट बैंक के साथ खातों का पुनर्गठन। रिकंसिलिएशन ऑफ बैंक अकाउंट्स विद आरबीआई एंड अदर बैंक एंड इंस्टीट्यूशन, आरबीआई और अन्य बैंक और संस्थानों के साथ खातों का पुनर्गठन। रिकंसिलिएशन ऑफ इंटर ब्रांच एंट्रीज, इंटर ब्रांच के सुलह प्रविष्टियाँ। रिकंसिलिएशन ऑफ इंटर ऑफिस ट्रांजेक्शन, इंटर ऑफिस के लेन देन का सामंजस्य। आरबीआई गाइडलाइंस रिगार्डिंग इंटर ऑफिस एंट्रीज, रिकंसिलिएशन सेटअप एंड प्रोसेस एट द बैंक।
अंतर कार्यालयीन प्रविष्टियों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश और बैंकों में सुलह प्रक्रिया। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने अकाउंट एंड फाइनेंस का पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।